नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे किसकी कितनी तैयारी, चुनावी संग्राम जारी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। सरकार की सिफारिश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता की अधिसूचना जारी की है और इसके साथ ही राज्य के निकाय क्षेत्र में चुनाव की आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। बता दें कि निकायों में 27 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 23 जनवरी को मतदान होगा। बैलेट पेपर से मतदान होगा। 100 नगर निकाय चुनाव में होंगे और नगर निकायों में चुनाव होंगे। तो वहीं निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही भाजपा कांग्रेस ने जिताऊ प्रत्याशियों पर मंथन भी शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार पर अपनी सुविधा के अनुसार आरक्षण में बदलाव का आरोप लगाया। बता दें कि राज्य के करीब 100 नगर निकायों के चुनाव साल 2018 में हुए थे, जिनका 5 साल का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को ही खत्म हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने निकायों में प्रशासकों की तैनाती कर दी। वहीं प्रशासकों की तैनाती के करीब 1 साल बाद अब जाकर सरकार ने निकाय चुनाव की घोषणा की है। ऐसे में सवाल यह है कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस की क्या तैयारी है और इस चुनावी दंगल में किसका पलड़ा कितना भारी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के इस रिपोर्ट पर डालिए। साल भर के लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की ओर से निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया है। उन्होंने उत्तराखंड राज्य के 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद एवं 46 नगर पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए निर्धारित कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि 23 जनवरी को राज्य में मतदान होगा, जबकि 25 जनवरी को मतगणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव में कुल 30,83,500 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। पूरा डाटा है जो हमने अभी जो प्रबंधन है जो निकाय निर्वाचन का, उसके विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। इस निकाय चुनाव में लगभग मतदान ड्यूटी पर लगभग 24,000 कर्मचारी लगने का अनुमान है। इसी प्रकार 24,000। इसी प्रकार चुनाव का जो प्रबंधन स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उसमें लगभग 4,000 अधिकारी कर्मचारी लगेंगे और जो अन्य सेक्टर, जोनल, नोडल, मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी हैं 2,000 वो। इस प्रकार कुल लगभग 30,000 का मानव संसाधन इस चुनाव में लगेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बेस की पार्टी है, तो निश्चित तौर पर इसके लिए पूरे पैनल तैयार किए गए हैं, पर्यवेक्षक तैयार किए गए हैं, रायशुमारी ली जा रही है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं की रायशुमारी ली जा रही है। पर्यवेक्षक अपने नामों के पैनल को कल परसों तक सबमिट करेंगे। उसके बाद 25 या 26 तारीख तक पूरे पैनल को तैयार किया जाएगा। उसके बाद निश्चित तौर पर घोषणा की जाएगी और कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है, तो निकाय चुनाव में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयार थी। हम तो लगातार जनहित की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारा कार्यकर्ता लगातार निकाय क्षेत्रों में विकास के मुद्दे उठाने का काम कर रहा था और आप देख लीजिए कि निकायों में सरकार की ओर से कोई विकास के काम नहीं हुए हैं। न तो नए पार्क कहीं बने हैं, पुराने पार्क बड़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, ड्रेनेज का सिस्टम चरमराया हुआ है, लाइटें नहीं हैं, नालियां नहीं हैं, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी लगातार निकायों का दौरा कर रहे थे, जिला अध्यक्षों को और नगर अध्यक्षों को लगातार चुनाव के लिए तैयार रहने के आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे और हमारे जिला प्रभारी भी पहले ही घोषित हो गए थे। आपको बता दें कि राज्य के करीब 100 नगर निकायों के चुनाव साल 2018 में हुए थे, जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को खत्म हो गया था।
इसके बाद राज्य सरकार ने निकायों में प्रशासकों की तैनाती कर दी थी। वहीं प्रशासकों की तैनाती के करीब 1 साल बाद निकाय चुनाव की घोषणा की गई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की घोषणा करने के साथ ही भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने जिताऊ प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया है। हमारी आज और कल चुनाव के संदर्भ में जो पर्यवेक्षक है उनकी हमारी बैठक है। उस बैठक के बाद हमारे 3 नाम के पैनल बनेंगे। फिर हमारी कोर टोली बैठकर प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। नगर निगम के लिए पैनल केंद्र को जाएगा। केंद्र से सहमति के बाद वहाँ से प्रत्याशी घोषणा होगी और चुनाव प्रबंधन की दिशा में प्रत्येक पंचायत में, नगर निगम में, पालिका में चुनाव संचालन समिति का हमने गठन कर दिया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद 2 दायित्व उसमें और एडिशनल जुड़ जाएंगे जो प्रत्याशी की सहमति से होंगे। और मैं कह सकता हूँ हमने तैयारी की, चुनाव की दृष्टि से लगभग 2 माह से हमारी तैयारी है। बहुत जल्दी प्रत्याशी घोषणा होने के बाद विधिवत रूप से चुनाव प्रचार का अभियान प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, पार्टी के समर्पित जो कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने पार्टी के लिए अपना जीवन दिया है, लगाया है, और जो अच्छे लोग हैं, जो जीत सकते हैं, जिनकी छवि ठीक है, वही हमारी क्राइटेरिया है। और पार्टी के सक्रिय सदस्य जो हैं उन्हीं को हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। तैयारियों के रूप में अगर देखें, हमारी तो तैयारियां पहले से चल रही हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन कल जो एकदम से आरक्षण में कुछ बदलाव हुआ है, उसमें भी बीजेपी ने कोशिश की है चालाकियाँ करने की। उन्होंने सर्वे के आधार पर जहाँ उनके कैंडिडेट्स कमज़ोर थे वहाँ उन्होंने सीटों का बदलाव करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी में, और हम कोशिश करेंगे कि 26 तक हम लोग सारे टिकट्स। चुनाव सितंबर से सुनते सुनते आखिर जाके सरकार ने घोषणा करवा दी, और ये सिर्फ अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि कहाँ आरक्षण करना है, कहाँ हटाना है, अपनी अपनी गोटी जब इनकी फिट हो गई है, अब सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से घोषणा कर दी है। और अब क्योंकि स्थायी निकाय के चुनाव आम जनता की जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के होते हैं, और विशेष करके मैं देहरादून को केंद्रित करते हुए अगर अपनी बात कहूँ, विगत 10 साल में स्मार्ट सिटी के नाम पे जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, अच्छे खासे घरों को तोड़ करके मुआवजे के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट हुई है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सत्ताधारी दल यानी कि भाजपा हाल ही में हुए केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से काफी उत्साहित दिख रही है। हालांकि कांग्रेस भी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिख रही है। ऐसे में सवाल ये है कि केदारनाथ में मिली हार के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता निकाय चुनाव के लिए कितने तैयार हैं? आखिर भाजपा अपने असंतुष्ट नेताओं को कैसे मनाएगी? देखना होगा 25 जनवरी को निकाय चुनाव के क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में निकाय चुनावों को लेकर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय कराते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता है, और मंजू त्रिपाठी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में हैं, और हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, और साथ ही हमारे साथ राजीव नयन बहुगुणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ में अभी देर में जुड़ेंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता मंजू त्रिपाठी जी के साथ में। कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी सुविधा अनुसार आरक्षण सूची जारी करने की बात कही जा रही है। अब निकाय चुनाव भी बहुत नजदीक आ गए, तब एक नया बहाना नहीं लगता कांग्रेस ने तैयार कर लिया है? इस बार तैयारी कितनी है? बीजेपी एक तरफ मजबूत प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो अब तक ये कह रही थी कि चुनाव करा ही नहीं पाएंगे, अब जब तारीखें आ गई तो हालांकि थोड़ा पहले से ही आपने ये वाला मुद्दा उठाया था कि अपने मर्जी अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार जो आरक्षण की बात सामने आई थी, वो कितना ठीक लग रहा है? मंजू जी अनम्यूट कीजिए। मंजू जी पहले बोलिए। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी बोलिए। हाँ, देखिए, सर्वप्रथम मैं सभी को
नमस्कार करते हुए आज के इस मुद्दे पर बात चर्चा करने के लिए बैठी हूँ। ये जो है, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी शुरू से कह रही थी कि भाई कोई ना कोई डर है, जो 2023 में कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन भाजपा इस चुनाव को करवा नहीं रही थी। दाल में कुछ काला तो सबको नजर आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये हर जगह जो है निकाय चुनाव इसलिए नहीं करा रहे थे क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर को लूटा गया है। लूटा क्या मतलब, जैसे डाका डाला गया है, इस देश की जनता के जेब में डाका डाला गया है। आप देखिए, बद से बदतर स्थिति है कॉलोनियों की, जहां पर नालियां साफ नहीं होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स खराब है जी। न्यूज में आता है कि वो जो कर्मचारी लेके चले गए क्योंकि आउटसोर्सिंग वालों को इन्होंने तनख्वाह नहीं दी, क्या नहीं दिया कि लाइट तक अब वो अपने घर लेके चले गए। तो ये स्थिति पैदा हुई और ये न्यूज, ये जो समाचार पत्रों की सुर्खियों में भी रहा। और स्मार्ट सिटी के नाम पर जहां जहां देखिए, बरसात में इनकी पूरी पोल पत्रिका खुल गई, जगह जो है गड्ढे, जो सड़कें जो है नदियों में परिवर्तित हो गई। यही नहीं, हर तरफ जो है ये फेल है। और निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में मजबूती के साथ लड़ेगा और जिसको भी हमारे शीर्ष नेतृत्व टिकट देंगे, सभी लोग एकजुट होकर उसके साथ लग जाएंगे। जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी ने कहा कि भाजपा अपनी जो है चीटिंग करने में से बाज नहीं आती है, गुलाटी मारने से बाज नहीं आती। उसने जो है आरक्षण अपने मुताबिक दिया। उनको जहां पता था कि हम इस जगह पर हमारा प्रत्याशी नहीं जीत सकता, वहां पर उन्होंने आरक्षण दे दिया। तो इस तरह का काम करने से भाजपा की ये फितरत में है, उससे वो बाज नहीं आएगी। लेकिन फिर भी निकाय चुनाव के लिए हमारे कांग्रेस के सब लोग जनहित के लिए, जनहित की लड़ाई लड़ेंगे। एक एक घर जा रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेंगे, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। शांति प्रसाद जी, अब तो निकाय चुनाव हो रहे हैं, कल तारीखों का भी ऐलान हो गया, लेकिन विपक्ष का लगातार ये कहना कि बीजेपी ने अपनी सुविधा के अनुसार आरक्षण किया, जबकि वो इस बात से पल्ला झाड़ रहे हैं, कितना ठीक है? और सबसे बड़ी बात कि अब तो निकाय चुनाव जो लंबे समय से चर्चा का विषय बने हुए थे, हम आपने कितनी बार चर्चा की है कि निकाय चुनाव सरकार करा भी पाएगी नहीं। आरोप विपक्ष की ओर से ये भी लग रहा था कि इन्हें डर है चुनाव में, निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखती है जनता। तो क्या बीजेपी जो अब तक सारे चुनावों में अच्छा परफॉर्म कर रही थी बाकी विपक्षी दलों के मुकाबले, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के मुकाबले, उसे निकाय चुनाव में कोई डर था? और अब अगर देरी से हुआ, ये जो जितनी भी देरी हुई निकाय चुनावों में, उसके बाद अब आखिरकार हो ही रहे हैं, तब आरक्षण वाली बात निकलकर सामने आ रही है, तो कौन सी चीज फिट बैठ रही है? देखिए गरिमा जी, लोकतंत्र में चुनाव का बड़ा महत्व होता है। ये जनता इसे पर्व की तरह लेती है। निकाय चुनाव पिछले दिसंबर 3 तारीख को हो जाने चाहिए थे, बॉडी गठित हो जानी चाहिए थी, मगर पिछले वर्ष से लगातार महीना दर महीना अभी होंगे, कल होंगे, अभी होंगे, जल्द होंगे, ये चलता रहा और पूरा साल बीत गया। क्यों भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर शक होता है, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं। अभी 20 तारीख तक किसी को पता नहीं था चुनाव की कब होगी डेट, कब आचार संहिता लगेगी, कोहरा छटा हुआ पड़ा हुआ था। और जब जैसे ही इन्होंने जो घोषणाएं करी आरक्षण की, 10 दिन में आपत्ति आई और अचानक चुनाव सामने आ गया और मुझे लगता है 15 जनवरी तक सब खत्म भी हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे विश्वास रखती है और जीत पर विश्वास रखती है, दृढ़ संकल्पित है, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये चीजें 6 महीने पहले से क्लियर क्यों नहीं थी कि इस तारीख से आचार संहिता लगेगी? लोकसभा विधानसभा में सबको पता होता है। ये अचानक इस तरह से जो होना है, ये चोर बाजारी दिखती है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी बात, भाजपा अगर आरक्षण में राजनीतिक भेदभाव न करती तो भाजपा के अंदर से ही विरोध के स्वर न खड़े होते। सवाल विपक्ष नहीं कर रहा है, सवाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग कर रहे हैं कि इन्होंने हमारी राजनीतिक हत्या कर दी, करो नहीं तो कोर्ट जाएंगे। अब आ जाइए, निकाय चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? मैं पूछना चाहता हूं यशी, देहरादून अस्थायी राजधानी है, बताइए यहाँ बुजुर्ग सुरक्षित हैं? सरेआम हत्या हो रही है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी नहीं पड़ेगा ये मुद्दे?
देहरादून जो अस्थायी राजधानी है, ये जाम से जनता इतनी परेशान है कि आम जनमानस शाम को बाहर निकलना उसके लिए दूभर हो गया है। पोल्यूशन का इतना बुरा हाल है कि आम जनमानस साइनस का रोगी हो गया, सांस की बीमारी देहरादून में हो रही है। मौसम बदलते ही नाना प्रकार की बीमारियां देहरादून में बुजुर्गों को और जवानों को होने लगी है। ये अब मुद्दे बन रहे हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, घोटाले, ये भाजपा के लिए सिरदर्द बन गया है। और जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारी नियमित होने के लिए, तनख्वाह के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, यह बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी जब अस्थायी राजधानी देहरादून के अंदर चरमराई व्यवस्था के साथ सत्ता चला रही है, तो राज्य के अन्य निकायों में क्या हाल होगा, ये किसी से छुपा नहीं है। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि उनकी राजनीतिक पोल खुल चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि निकाय चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़े, इसीलिए वो चोरी छुपे चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से आनन फानन में यह आचार संहिता का लगना, घोषणा होना और 15 दिन में चुनाव होना, ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि अचानक में कहीं ना कहीं अन्य जो कमजोर लोग हैं वो शायद उस तरह की तैयारी ना कर पाए और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को मैनेज करके जीतने का प्रयास करे। हमारा ये स्पष्ट कहना है कि लोकतंत्र में तय समय से चुनाव न कराना ये राजनीतिक बेईमानी है और भारतीय जनता पार्टी ने ये बेईमानी करी है। इसीलिए 5 साल के बाद 1 साल बिना लोकतंत्र के निकाय चुनाव को चलाना ये स्पष्ट बताता है कि यह भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल थी। वो ये जानती थी कि यदि निकाय चुनाव उस समय पर होते तो ये बुरी कदर हारते। देखना अभी भी है, जनता ने तय करना है कि इन निकायों में कामा जैसे भ्रष्टाचारी चाहिए या फिर जो निकाय चुनाव में विकास की योजना के साथ आपके बीच में आए उनको चुनना है। तय जनता ने करना है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की जो दुर्दशा की है वो अब आम जनता के सामने है। जनता चुनाव में किसको चुनती है अब देखते आने वाले समय में पता चले। ठीक है, हमारे साथ में और मेहमान हैं राजीव नयन बहुगुणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। राजीव नयन जी, क्या लग रहा है, बीजेपी जो सारे चुनावों में बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, उसने आनन फानन में निकाय चुनाव की घोषणा, जैसा कि शांति प्रसाद जी कह रहे हैं, आनन फानन में घोषणा की है। और किस बात का डर बीजेपी को? क्या निकाय चुनाव इतने हावी हो जाएंगे? वो बीजेपी जो हमेशा चुनावी मूड में रहती है, चुनाव की तैयारियों में रहती है, उसने अगर देरी की तो क्या वाकई ये वजह हो सकती है देरी की कि उन्हें डर था कि शायद उन्हें इस चुनाव में कोई बड़ा झटका लग सकता है, जो अब तक हमने पिछले कुछ सालों में देखे तो नहीं देखा ऐसा? देरी करने की वजह तो मुझे ये नजर आती है कि राजनीतिक दलों के लिए चुनाव एक परीक्षा के समान होता है। और जैसे बच्चे परीक्षा से डरते हैं, परीक्षा आता है कि टलती जाए, इतनी देर से हो तो कुछ और तैयारी कर लें, तो राजनीतिक दलों की भी यही मनोग्रंथि होती है। इसके अलावा कोई दूसरा कारण मुझे नज़र नहीं आता है। और चूंकि उस पर कोई ऐसी कठोर बाध्यता नहीं थी, वो टाल सकते थे तो उन्होंने टाला। इसके सिवा भारतीय जनता पार्टी को भयभीत होने की कोई दूसरी वजह मुझे नज़र नहीं आती है। अब जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में, उपचुनाव हुआ केदारनाथ का, उसमें रही है, उसमें उन्होंने बड़ी आसानी से बाजी मारी है। लेकिन उससे कुछ ही महीने पहले जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए बद्रीनाथ और मंगलौर के, तो दोनों जगह उन्हें काफ़ी मेहनत के बाद भी शिकस्त मिली है। इसलिए डरने की न तो ज़रूरत है उन्हें, न दूसरों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है। ये तो जनता का अपना मूड है, जनता का अपना रुझान है, वो किस तरह पलटता है ये होना भी चाहिए। ये बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि जो छोटे चुनाव होते हैं स्थानीय निकायों के, नगरों के, महानगरों के, ये एक कहना चाहिए कि स्थानीय सरकार है और इसमें राजनीतिक दलों को अव्वल तो सामने नहीं आना चाहिए, या अपने उम्मीदवार, अपने समर्थित उम्मीदवार खड़े भी करती है तो निशान पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, खासतौर से दोनों पार्टियों को। लेकिन अब चूंकि दोनों निशान पर लड़ने को उद्यत हैं, लड़ते भी आए हैं, तो इतनी अपेक्षा जरूर है कि नगर निकाय जैसे छोटे प्लेटफॉर्म पे
जो दूसरे दांव पे जो लोग अपनाते हैं बड़े चुनाव में, लोकसभा में, विधानसभा के चुनाव में, वो दांवपेच और वो धनबल, दोनों दल कांग्रेस और भाजपा, जिनके पास कैडर भी है, जिनके पास धनशक्ति भी है, तो वो वैमनस्य, वो एक दूसरे के विरुद्ध झूठा दुष्प्रचार, पैसे और शराब का अंधाधुंध इस्तेमाल, और चुनाव में जैसे वो अंधड़ मचाते हैं, तो ऐसा अंधड़ न मचाएं। क्योंकि एक नगर में जहाँ एक कॉम्पैक्ट सोसाइटी है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे बगल में कोई दूसरे हैं, उनका राजनीतिक मत कोई दूसरा है, तो लोगों में जो इन चुनाव के कारण खटास बैठेगी, वैमनस्य उपजेगा, वो स्थायी वैमनस्य का रूप ले सकता है। इसलिए इसमें कम से कम ऐसी कोशिश करें, ऐसा प्रयास करें कि इसमें राजनीतिक वैमनस्य, धनशक्ति और बाहुबल का प्रयोग जितना कम कर सकें, इतनी मेरी दोनों से विनती है जी। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जपेंद्र जी हमारे साथ में अभी भी जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। जपेंद्र जी, शांति प्रसाद जी ने ये कहा और मंजू जी का भी यही कहना है कि बीजेपी डरी हुई थी और यही वजह है कि आकस्मिक उन्होंने एकदम से तारीखों का ऐलान कर दिया और अपनी सुविधा के अनुसार सारी चीजें निकाय चुनाव में करने का प्रयास बीजेपी कर रही है। बड़ी बात यह, बीजेपी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, कम से कम उत्तराखंड की ही अगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं, तो बाकी दलों के मुकाबले कोई खतरा बीजेपी को नजर नहीं आ रहा था। कहते ना, क्लैरिटी थी, कोई पेच नहीं फंस रहा था। सभी चुनावों की हम बात कर ले, उस बीजेपी को लेकर विपक्षी ऐसा क्यों कहने पर मजबूर हो रहे हैं? क्या बद्रीनाथ और मंगलौर की हार इतनी भारी पड़ गई कि उसके बाद ये उठने लगा कि बीजेपी कमजोर हो गई है, निकाय चुनावों से बीजेपी डरने लगी? हम विपक्ष की बातों पे ध्यान तो देते हैं लेकिन तवज्जो नहीं देते। तवज्जो हम देते हैं जनता की बात पे। और जैसा अभी बहुगुणा जी ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बड़ी साफ तस्वीर रखी, एक बहुत साफ सुथरा और निष्पक्ष आकलन उन्होंने रखा, तो निश्चित तौर पर हम उस पे तवज्जो देंगे। पिछले 3 महीने से चर्चाएं चल रही हैं, डिबेटें चल रही हैं, बीजेपी चुनाव नहीं करवाना चाहती, बीजेपी चुनाव नहीं करवाना चाहती, चुनाव में देरी हो रही है, चुनाव में देरी। हमने कहा नहीं भाई, अगर विलंब हुआ है तो हम उसके लिए खेद चाहते हैं, ठीक है विलंब हो रहा है, लेकिन हम चुनाव के पक्ष में हैं और चुनाव होना है। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, आप थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए। अब चुनाव डिक्लेयर हो गए तो अब बीजेपी डर गई, बीजेपी डर गई, तो ये विपक्ष अपनी राजनीति करता रहा। विपक्ष को राजनीति करने के लिए कुछ तो चाहिए, मुद्दा वही विपक्ष है, मुद्दे विपक्ष के पास है नहीं, तो हमें डराने का प्रयास करते रहे, हम इसी तरह इनकी बातों से डरते रहेंगे। और जवाबदेही हमारी उत्तराखंड के जनता के प्रति है, जवाबदेही हमारी उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों के प्रति है, युवाओं के प्रति है, महिलाओं के प्रति है। एक साफ सुथरी राजनीति और राजनीतिक आयाम, जो जिस स्वच्छता से राजनीति को आगे ले जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, जैसा अभी बहुगुणा जी ने कहा, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसी पथ पे आगे बढ़ रही है और चाहती है कि चुनावों के अंदर धन बल का प्रयोग रुके, प्रत्याशी अपनी सेवा भावना के साथ आगे आए। और भारतीय जनता पार्टी में इसी आधार पर चुनाव के प्रक्रिया के साथ साथ प्रत्याशियों के चयन की प्रतिक्रिया भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है कि हम जनता का, वोटर का दिल जीत सकें, हम अपने काम से उनका भरोसा जीत सकें। बाकी अगर विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी डर गई, बीजेपी डर गई, तो भैया हम आपसे डर गए, लेकिन हम अपनी जनता के प्रति, अपने उत्तराखंड के प्रति, अपने वोटरों के प्रति हम जवाबदेह हैं और उनकी जन भावनाओं का सम्मान करते हुए आदरपूर्वक राजनीति को उसी दिशा में आगे ले जाने का भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयास करती रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर ये जो आरोप लग रहे हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार आरक्षण वाली बात और तारीखों के ऐलान के बाद, इस पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे, जानेंगे आपसे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए आप रुकते जल लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं निकाय चुनावों को लेकर। मंजू त्रिपाठी जी के साथ में इस बार शुरुआत करेंगे। मंजू जी, जपेंद्र जी का कहना है कि विपक्ष की बातों पर ध्यान जरूर देते हैं लेकिन तवज्जो नहीं देते। ये अपने आप में बड़ी बात है। क्या विपक्षी इस तरीके की बातें करने लग गए हैं और क्या सिर्फ विरोध करने के लिए हर एक चीज में कमी निकाली जा रही है? यही वजह है कि निकाय चुनाव को लेकर आपने इतना
हम देख रहे हैं कि विरोध क्या, अलग अलग नेता हमारे साथ में निकाय पर चर्चा में बैठते रहे विपक्षी दलों के बीच, जो ये कह रहे थे कि निकाय तो ये करा ही नहीं पाएंगे, लेकिन कल तारीखों का ऐलान हो गया। खैर, तो क्या यही वजह है कि आपकी बात को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, विपक्षियों की बात को? पहले तो विपक्ष की इसी बात में अहंकार झलक रहा है, जो कह रहे हैं कि विपक्ष की बात को हम तवज्जो नहीं, उन्होंने ये आधा सेंटेंस है, उन्होंने कहा जनता की बात को तवज्जो देते हैं। सुनिए भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, अगर आप जनता को तवज्जो दे रहे हैं तो कॉलोनियों तक सुरक्षित तवज्जो नहीं देते, ध्यान पूरा दिया जाता है। ठीक है, देखिए आप जपेन जी शांत हो जाइए। आपने ये भी कहा है कि मैं परिवार की बात, जपेंद्र जी शांत, तवज्जो दे रहा हूँ, जपेन जी बीच में प्लीज, विपक्ष की बात पे नहीं दे रहा हूँ, जनता को तवज्जो दे रहे हैं। तो क्या बात है कि यहीं पे आपने अभी सुना होगा, 7-8 दिन की बात है, कि सरेआम एक बुजुर्ग जो कि अधिकारी थे वो एनजीसी में, यही अलकनंदा एनक्लेव का, आप सबने अखबार की सुर्खियों में पढ़ा होगा कि 75-76 साल के बुजुर्ग थे मिस्टर अनिल गर्ग, जिनका सरेआम मर्डर हो जाता है। ये कॉलोनियां क्या सुरक्षित है? बताइए, ये जनता के साथ आप लोग हैं, जनता के साथ अगर आप होते तो इस तरह दिन दहाड़े मर्डर ना होता। उनके परिवार को क्या सुरक्षित है? कोई घर नहीं बनाएगा, कॉलोनियां सुरक्षित है। नालियों का हालत देखिए आप, आए दिन मैं मुद्दा उठाती हूँ, बद से बदतर स्थिति में, स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं होती है, पार्क साफ नहीं होते हैं, आए दिन 1 महीने में पार्षद आ जाते हैं। जी उनको तो अहंकार है, हम तो जीत जाएंगे जी, हमारी तो जीती, हम जनता भाजपा को वोट देती है जी, कमल को वोट देती है, काम को नहीं देती। इस तरह से अनर्गल बयान इनके पार्षद देते हैं। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है कि जनता, ये निकाय चुनाव किसके लिए हैं? इस देश, मतलब राज्य के हित के लिए हैं। पार्षद जो है अपने अपने क्षेत्र में अपना काम करें और अच्छे से काम करें, उसको जनता जनार्दन चुनेगी। जो पार्षद जिस लायक होगा उस तरह से जनता उसको चुनेगी। इसमें कहीं भी अहंकार नहीं झलकना चाहिए। यहाँ जो है हर चीज जनता के हित में होनी चाहिए, और जो सही कैंडिडेट होगा, पार्टी के लोग जिसको टिकट देंगे, हम सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे। और जो अपने अपने क्षेत्र में, देखिए कोई हारेगा कोई जीतेगा ये सबको पता है, लेकिन जो निकाय चुनाव होता है ना, उसमें जो है मेन मुद्दे ये होते हैं, जनता से जुड़े होते हैं, उस कॉलोनियों से जुड़े होते हैं कि कौन पार्षद अपने क्षेत्र में किस तरह से, बरसातों में क्या हाल थे, पार्षद ने कितना उसको संज्ञान में लिया, मौजूदा पार्षद ने क्या काम किया, जो है कोई बीमार हो रहा है उसके साथ क्या एक्शन हो रहा है, नालियां साफ नहीं उसके साथ क्या एक्शन हो रहा है, पार्क साफ नहीं उसके, उस कॉलोनी की जनता सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित है, बूढ़े सुरक्षित है, पार्षद कितना इनिशिएटिव लेता है, इस तरह का जो काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है उसी को जनता जनार्दन चुनेगी और वही जीत कर आएगा। चलिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप ठीक है, वही उसी को जीतना चाहिए, जनता जिसका समर्थन करेगी, जनता जिसकी बात करेगी। आप आ रहे जपिन जी आ रहे, आप कह रही हैं कि इनके पार्टी के लोग जाकर ये बयान देते हैं कि जनता कमल को वोट देती है, काम को नहीं देती। मैम, अगर मैं सिर्फ एक एक्सक्यूज के साथ में आपसे पूछ रही हूँ कि अगर ऐसा है भी तो ये नुकसानदायक किसके लिए होगा? नहीं लगता कि ये जनता समझदार है, जनता पर भी कुछ छोड़ना चाहिए? जनता क्या नहीं जानती कि उसे किसे वोट देना है? और अगर बिना काम के जनता कमल को वोट दे रही है तो ये भी आपको ही सोचना चाहिए। जिस तरह से मंगलौर के चुनाव और बद्रीनाथ के चुनाव में हुआ था, अब की आप देखिएगा इस बार जनता जो है ना, गले गले तक आ गई है जनता के, कि जो पार्षद सुन नहीं रहे हैं, समय पे जो काम नहीं कर रहे हैं। जब इलेक्शन आता है, अभी इलेक्शन आएगा तो देखिएगा 8-8, 10-10 कर्मचारी कॉलोनियों में घूमने लग जाएंगे, उससे पहले उनको कोई परवाह नहीं होती है। तो इस बार जनता दिखा देगी, कब तक काट की हड्डियां कब तक चढ़ेगी। ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे। जपेन जी को एक बार फिर से सुन लेते हैं, हालांकि जपेन जी अभी आपको मौका दिया था। जिसके घर के चिराग बुझ गए हैं, चलिए उसका हिसाब नहीं लेगी जनता। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए मंजू जी, मेयर प्रत्याशी को और उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आप जवाब लेते हैं जपेन जी से। जपेन जी, आप कुछ कह भी रहे थे, वो बात पूरी कर लीजिएगा। और दूसरा ये कि देखिए, जो कह रही हैं मंजू जी कि आपके पार्टी के लोगों की ओर से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, कितना ठीक है? देखिए, ये मंजू जी कह रही हैं, हम नहीं कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन उनकी ओर से उदाहरण दिया गया नाम लेकर। पार्षदों को पता है
कि अगर आ काम जाइए नहीं गजेंद्र भाई, मेरी कॉलोनी में आ जाइए, देख लीजिए दिन दहाड़े किस तरह से चीटिंग की गई है, किस तरह से दूसरी कॉलोनियों के रातों रात काम किया जा रहा है। कभी आ जाइए, चाहे आप मेरे यहाँ पीजिए, आप मेरे भाई हैं। अगर कहीं कोई कमी रह गई होगी, ठीक है, हम स्वीकारते हैं कि कहीं कोई कमी भी रह गई होगी, हम स्वीकार कर रहे हैं। अगर कहीं कोई कमी रह गई होगी तो बात अलग है, आप शिकायत के हकदार हैं, हम शिकायत सुनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को बहुत अच्छे से पता है कि जनता काम की वजह से ही उनका चुनाव करती आई है, जनता काम की वजह से ही उनका चुनाव करेगी। अगर उनके काम में कमी होगी, उनके काम को जनता पसंद नहीं करेगी तो वो नकार दिए जाएंगे। ये जो राजनीति की काठ की हांडी कांग्रेस की इतनी बार पक गई तो वो उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के प्रति जनता का भरोसा है। और हम यकीन दिलाते हैं कि अगर कहीं काम में कमी रह गई होगी तो वक्त रहते उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। भविष्य में इस तरह की कमियां ना आए, इस तरह का ख्याल रखा जाएगा और निश्चित तौर पर जनहित के कार्यों को उसी तरह से आगे भी जारी रखा जाएगा जैसे आज तक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ता करते हैं। ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे। राजीव नयन बहुगुणा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जी, काम और कमल ये दो बातें, अगर बिना काम के भी कमल पर वोट जा रहा है तो नहीं लगता कि ये चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए ही है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? आप अपनी बात जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि आखिर आपके लिए भी जनता विचार करे, या आप अब भरोसा खो चुके हैं जनता के बीच से? बेशक जो बात आपने कही उसी में आपकी बात का उत्तर निहित है कि कांग्रेस में शनै शनै उत्तर प्रदेश की तर्ज पे उत्तराखंड में संगठन समाप्त हो रहा है। और संगठन क्यों समाप्त हो रहा है ये मेरी चिंता का विषय नहीं है, उनकी खुद की चिंता का विषय है। और वो कितने पक्ष में तर्क दें, लेकिन जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि पिछले 10, 12, 15 साल से सत्ता हर मोर्चे पर उनसे दूर है। तो अपना आत्मविश्लेषण करें। और भारतीय जनता पार्टी अगर लगातार जीत रही है, जो आप कह रही हैं कि बगैर काम के भी जीत रही है, तो इसका अर्थ ये है कि उनकी पहुंच है जनता तक। एक राजनीतिक दल की और एक राजनीतिक कार्यकर्ता की पहली शर्त ये है कि उसका समाज से, उसका जनता से तादात्म्य हो। जब आपका जनता से कनेक्शन कट गया, जब आप उससे विमुख हो गए, आपके पास नेता रहे लेकिन कार्यकर्ता समाप्त हो गए, तो उस राजनीतिक दल की या उस राजनीतिक व्यक्ति की उम्र ज्यादा लंबे नहीं है एज ए पॉलिटिशियन, एज ए पॉलिटिकल पार्टी। इसलिए ये तो चिंतन करना ही है। भाजपा का भी ये रुख अपनाएगी तो उसके भी यही हाल होंगे, सबके हुए हैं। जो भी राजनीतिक पार्टी ग्रास रूट पे अपनी बुनियाद खो चुकी, जो अपनी जड़ों से कट गई, तो उसको शनै शनै कट जाना है, उसको समाप्त हो जाना है। मैं एक बात कहना चाहूँगा जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, ये मुद्दे उठते भी नहीं है, कि नगर निकायों में मुद्दे अक्सर बिजली, पानी, सड़क, नाली, साफ सफाई के होते हैं, होने चाहिए। लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, ये मुख्य मुद्दा होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं कि जितने भी हमारे नगर हैं, जितने भी हमारे शहर हैं, वो पानी के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हैं। मैंने देहरादून में नहरें देखी हैं, नहर छोड़िए, मैंने अपनी याददाश्त में आरा घर में घराट चलते हुए देखा है। आज आप पानी के लिए कई सोंग नदी से पानी ला रहे हैं, कई दूसरी किसी छोटी नदी पर डैम बना के वहां से आप पानी ला रहे हैं। आप पानी के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। इसलिए नगर निकाय का, नगर निगम का पहला कर्तव्य वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए। ऐसा नियम बनाइए कि नक्शा तब पास हो कि जब एक निश्चित परिमाण में, निश्चित क्षेत्रफल में आप मकान के पेड़ लगाएंगे। और पेड़ सजावटी नहीं, बल्कि वो पेड़ जिसमें तितली बैठे, चिड़िया बैठे, मधुमक्खी बैठे। अब देहरादून में चिड़िया दिखती कहाँ है? और चिड़िया केवल देखने के लिए, मन बहलाने के लिए नहीं है, बल्कि वो इकोलॉजी की अनपेड वर्कर, स्वैच्छिक कार्यकर्ता है। वो वैक्सीनेशन कर रही है, बीजों का प्रसार कर रही है, इधर से उधर आपके जो हानिकारक कीट है उनको खा रही है। तो पहला वृक्षारोपण, दूसरा वाटर कंजर्वेशन। ये नियम बना दीजिए कि नक्शा तब पास होगा जब आप अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का
एक सिस्टम बनाएंगे। आपका नक्शा तब पास होगा कि जब आप अपने घर के एक निश्चित एरिया में सॉइल कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन करने वाला पेड़ लगाएंगे। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बातें और सुझाव आपकी ओर से दिए गए, लेकिन राजीव नयन जी, आज के वक्त में इन चीज़ों को मुझे लगता है पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, और यही वक्त है कि हम देखिए कितनी प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझ रहे हैं। खैर, ये तो एक अच्छी सलाह थी। जपेन जी, अब आएंगे आपके पास में, अभी आपको लगातार हमने मौका दिया। शांति प्रसाद भट्ट जी को सुनेंगे पहले। शांति प्रसाद जी, आप कह रहे हैं कि डर है। देखिए, डर हम ये भी मान लेते हैं कि निकाय चुनाव में स्थितियां चाहे सड़क की हो या फिर बिजली पानी की व्यवस्था हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई जगहों पर हमने देखा है कि फेल नजर आई है बीजेपी, या स्थानीय प्रशासन कह लें, सरकार कह लें। तो क्या यही वजह है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को कोई डर था, सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर काम होता रहा, बड़ी चीजें होती रहीं, बड़े बड़े मुद्दे यूसीसी, मूल निवास, इन जैसी चीजों पर काम होता रहा, स्थानीय छोटी चीजों पर लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं, सड़कों की स्थिति खराब होती चली गई, उस ओर नजर नहीं गई? क्या इसी वजह से निकाय चुनाव में देरी हो रही थी? देखिए, यही बात तो समझने की जरूरत है। जब भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की बड़ी पार्टी है, लोकतंत्र पे विश्वास रखती है, ईमानदार है, तो गरिमा जी पूछिए इनसे, 1 साल चुनाव क्यों नहीं कराया आपने? 1 साल लोकतंत्र क्यों खत्म करके रखा आपने निकाय में? दूसरी बात, जनता के विकास के लिए अगर सत्ता चुनी जाती है, निकाय चुनाव होते हैं, तो फिर शहरों में हत्याएं क्यों हो रही है? जहां राष्ट्रपति आए वहां डकैती पड़ जाए, अपराधी सरेआम घूम रहे हैं। ये स्थिति उस जगह पर हो रही है जो देहरादून अस्थायी राजधानी है। क्या कारण है? यहाँ पर पानी समय पर दे नहीं पा रहे हैं और पानी के बिल आपके 15-15, 20-20 हजार के आ रहे हैं। हालात आपने ये कर दिया, नौकरियां हैं नहीं, मगर बिजली के बिल 3 गुने 4 गुने बढ़ गए। आप उस जनता को सुविधा देने की बजाय टैक्स से लेकर हर चीज महंगी करते जा रहे हो। अगर ये तरीका जनता के साथ न्याय करने का है तो इसकी सजा जनता जरूर भुगताएगी इनको। हम कहीं विपक्ष के नेता होने के नाते खाली विरोध थोड़ी ना कर रहे हैं, मगर हम सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि आप ही का विधायक कह रहा है कि निकाय इसमें जो आपने आरक्षण किया है उसमें आपने हमारी राजनीतिक हत्या कर दी, हम कोर्ट चले जाएंगे यदि आप आरक्षण नहीं चेंज हुआ। और क्या कारण है? अगर आपने ईमानदारी से आरक्षण किया था तो फिर आपने अभी बदलाव क्यों किया 5-6 जगह पर? ये सब पता लगता है कि राजनीति में अपने हिसाब से चलाने का काम कर रहे हैं। जनता का ध्यान है किसको? आखिर उत्तराखंड में जब अस्थायी राजधानी में स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे हो, तो बोर्ड बनाने में घोटाला हो जा रहा, सड़क बनाने में घोटाला हो जा रहा, नाली बनाने में घोटाला हो जा रहा। ये हम नहीं कह रहे, धर्मपुर के विधायक ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऑलवेज जो है स्मार्ट सिटी के काम में घोटाले हो रहे हैं, देरी हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए, समय से कार्य नहीं हो रहे हैं जिससे जनता परेशान हो रही। ये हम तो नहीं कह रहे, इन्हीं के भाजपा के विधायक जीते हुए कह रहे। कहने का मतलब है, सवाल खड़े तब होते हैं जब सत्ताएं बेमान होती है। आपने मेयर चुना, बताइए, वो भी अस्थायी राजधानी में, और वो जमीन घोटालों में नाम आ गया, अकुत संपत्ति का मालिक बन गया, और खुद बड़ी बेशर्माई से कह रहे कि मैंने चाउमीन बना के कमाया इतना पैसा। तो आम जनता पूछेगी ना, भाई और क्यों नहीं चाहिए चाउमीन बना के कमा रहे? ये भाजपा का असली चेहरा है, बोलती कुछ है करती कुछ और है। आखिर नगर निगम की 20 बीघा जमीन भाजपा के शासनकाल में बिक गई और उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के कब्जे हो गए। अगर हम इसको मुद्दा बना रहे हैं तो अब हम कोई गलत थोड़ी ना कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भाई भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा काम कर रही है तो इन सवालों के जवाब दे दे। बोलते नहीं बनेगा इनसे। हाँ, इतना जरूर है, घमंड में इतने चूर हैं कि हम चाहे राज्य लूट लें, देश लूट लें, जनता तो हमारे को वोट देगी। अगर ये पैमाना है तो 60 साल कांग्रेस ने भी ऐसी धोखा दिया, ये भी धोखा दे रहे हैं, इनका भी एक दिन अंत आएगा ऐसा बहुत बुरा। हम उत्तराखंड के मूल है, मुवज्जिज हैं। हमारा ये कहना है, सत्ता किसी की भी हो मगर जनता के साथ न्याय करते हुए दिखे। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते ये हम कहते हैं कि सरकारों का काम है आम जनमानस को उसकी सुविधाओं से जोड़ना, मगर सत्ताएं जिस तरीके से आम जनमानस का खून चूस रही है, बिजली पानी महंगा कर दिया, हर चीज में आदमी का जीना दूभर कर दिया है, ऐसी स्थिति में यदि सरकारें ये कहती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो तय फिर जनता ने करना है। यदि जनता पैसों के दम पर झूठ और जुमलों में फंसेगी तो आने वाली पीढ़ी को ही अपने नुकसान में रखेगी, और यदि वाकई बुनियादी चीजों पर सवाल जवाब करेगी, भाजपा के भ्रष्टाचार अनदेखी पर काम करेगी, तो भाजपा का सुपाड़ा होना साफ है। ये हम कह रहे हैं और हमारा विश्वास है
हम बोलते रहेंगे, मुद्दे उठाते रहेंगे और मेरा विश्वास है जनता का हृदय परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लूट कर दी, अब ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस चुनाव में भाजपा को दिख भी जाएगा। अब देखिए, ये तो जनता ही फैसला करेगी कि जनता के साथ लूट हुई है या फिर नहीं। हर चुनाव में हम इंतजार करते हैं कि अगर आप हृदय परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना, विपक्ष अपनी बात को मजबूती के साथ रखे और विपक्ष मजबूत होगा, ये बहुत अच्छी बात है। जपेन जी क्या कह रहे हैं आप, बताइए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते विभागों द्वारा अगर कहीं काम में अनियमितता पाई गई तो हमारे अनेकों विधायकों ने आवाज उठाई। भ्रष्टाचार, अभी जैसे शांति जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आवाज उठाई, तो भारतीय जनता पार्टी, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अगर कहीं भ्रष्टाचार की बू आई तो आवाज उठाई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे के ऊपर काम करती है, अपने उत्तराखंडियत के ऊपर काम करती है। विधायक हमारे निरंतर काम कर रहे हैं और उसके बावजूद अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसे नकारा जाना निश्चित है, जनता के द्वारा भी, पार्टी के द्वारा भी, संगठन के द्वारा भी। आज भ्रष्टाचार को लेकर जितनी कार्रवाइयां भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुखर होकर बात करते हैं। आज से पूर्व में कभी ऐसा हुआ कि किसी दल की सरकार है और उस दल के भ्रष्टाचार में कहीं कहीं अगर कहीं विभागीय कोई कार्रवाई में कमी नजर आई तो विधायक बोले हो, मंत्री बोले हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बोला जाता है। भारतीय जनता पार्टी में विभागों की कार्यप्रणाली के ऊपर अगर नजर आता है कि कहीं सवाल उठाने चाहिए तो सवाल उठाए जाते हैं। मुद्दों के ऊपर काम करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का, ये उनका रूटीन वर्क है और उन्हें पता है कि अगर हम जनता को काम करके देंगे, जनता को काम पसंद आएगा, तभी हम जनता की पहली पसंद बनेंगे। अभी शांति जी ने कहा कि 1 साल चुनाव विलंब हुआ, ठीक है, अगर आपको 1 साल के विलंब की ठेस पहुंची तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, नहीं विलंब होना चाहिए था और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ख्याल रखेगी कि किसी भी तरह के चुनावों में देरी ना हो। विपक्ष के सवाल उठाने से पहले तारीखें घोषित कर दी जाए ताकि आप लोगों बड़ी को देर से आपने सोचा और जपेन जी देखिए, बहुत देर से आपने सोचा और बहुत सारे चुनावों के बाद ही आपने सोचा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और सरकार की जवाबदेही है और सरकार अब पूरी अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ काम कर रही है और उत्तराखंड के हित में इसी तरह से काम करती रहेगी। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में शिव प्रसाद सेमवाल जी अभी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। शिव प्रसाद जी, निकाय की तारीखों का ऐलान हो चुका है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार डर रही है क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर इस बार वोटिंग होगी और अब जनता का मन एकदम भर चुका है। क्या लग रहा है, क्या वाकई में बीजेपी निकाय में इतनी कमजोर हो गई कि उसे डरने की जरूरत है? जाहिर सी बात है, पिछले 15 सालों के आंकड़े आप उठा के देख लीजिए, आधा लोग तो निर्दलीय ही जीतते हैं। आप पूरा आंकड़े उठा के देख लीजिए, कौन जीतता है निकाय के चुनाव में। निकाय के चुनाव में आधे उम्मीदवार निर्दलीय जीतते हैं, तो जिसका मतलब है कि जो पार्टी का फैक्टर है वो निकाय के चुनाव में नहीं होता है। तो सीधी सी बात है कि भाजपा का डर भी लाजमी है और बीजेपी ने इस बार भी बड़ी संख्या में, जहां जैसा प्रत्याशी मजबूत है उस सीट को वैसा आरक्षित कर दिया। कहीं इनके ओबीसी की कोई महिला बाई दी हुए मजबूत है तो वैसा कर दिया, कहीं एससी कोई कैंडिडेट मजबूत है और विपक्ष में के पास कोई एससी कैंडिडेट नहीं है तो उसको एससी सीट कर दिया। इस तरीके से न सिर्फ बीजेपी इस तरीके से करती है, बल्कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं कि क्षेत्रों का तक परिसीमन इस तरीके से कर दिया है कि जहां उनको लगता है कि भाई यहाँ पे भाजपा का वोट बैंक है, इस तरीके से है, तो उसको उस तरीके से घुमा दिया। आम जनता को पता ही नहीं चलता है कि कौन सा वार्ड कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। भाई देहरादून का ही अगर आप उदाहरण देख लो, जपेंद्र भाई साहब इसको ज्यादा बेहतर जानते हैं कि माजरी माफी का जो वार्ड है वो कहाँ रह गया। आएंगे जपेन जी, आएंगे, आप सुनिए भी आप। हाँ, नहीं जपेन जी को हम रोक रहे हैं। परिसीमन तक क्षेत्रों का अपने हिसाब से करती है कि कहाँ पे इनका वोट बैंक है, कहाँ पे प्रत्याशियों दूसरे पक्ष का वोट बैंक है, तो उसके हिसाब से उसका क्षेत्रीय बांट देंगी। इस तरीके से काट देंगी कि मतलब उनके फेवर में सारे गणित घूम जाए। और सबसे बड़ा जो है कि ये जो डर है वो इसलिए नहीं है, डर इसलिए है कि वार्डों के लेवल पे ही भाजपा ने बहुत जम करके भ्रष्टाचार किया है। इनके जितने पार्षद हैं, इनसे जपेंद्र जी से पूछ के देख लीजिए, अगर ये ना बोले तो
फर्जी ढंग से पार्षदों ने अपने यहाँ सफाई कर्मचारी रखे जिनका धरातल पे कोई नामो निशानी नहीं है। जपेंद्र जी इसको ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। इसके अलावा आप ये लगा लीजिए कि नगर निगम की जो जमीनें हैं, पिछले 10 साल 15 साल से बीजेपी की तो सरकारें हैं लगातार, तीसरी बार ये बीजेपी का टेन्योर है राज्य बनने के बाद। जमीनों पे देहरादून की अगर आप केवल आंकड़ा उठा के देख लीजिए तो तमाम नदी नाले खाले सब कब्जा लिए गए हैं। और अब वोट बैंक के लिए अध्यादेश पे अध्यादेश ला करके वो समय सीमा बढ़ाए जा रहे हैं। कानून हाई कोर्ट बोल चुका है कि भैया ये मलिन बस्तियों को हटाइए, सब चीजें करिए, इनको ठीक से पुनर्वास करिए, लेकिन भाजपा इस तक का साहस नहीं कर पा रही है। अध्यादेश पे अध्यादेश ला करके जो है उनके समय सीमा बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये डर ही तो है। अगर डर नहीं होता तो अब तक निर्णय ले चुकी होती। अध्यादेश का सहारा अगर सरकारें चलने लग गई तो फिर सरकारों का क्या फायदा? फिर तो अध्यादेश के सहारे चलाओ सब कुछ। तो जपेंद्र जी हमारे बुद्धिजीवी आदमी हैं और काफी अच्छा इनका काम भी है समाज के लिए। भले ही अभी आज की डेट में बीजेपी में है और बीजेपी सत्ता में है, तो उनका अपना एक राज धर्म हो सकता है, लेकिन इस बात से कोई मतलब असहमति नहीं हो सकती कि बीजेपी में एक डर तो होता ही, और किसी भी सत्ताधारी पार्टी में एंटी इनकम्बेंसी का डर तो होता ही होता है। अब कोई कितना भी इनकार कर ले भाई, एंटी इनकम्बेंसी अपने आप। अभी भाजपा जो है केदारनाथ में हारते हारती बची है। बद्रीनाथ में जो हिंदुत्व का गढ़ है, 4 धाम जिसके लिए सब कुछ बोलते हैं, वहां पिछली बार बीजेपी हार गई, इस बार हारते हारते बची। लेकिन सर कुछ चुनावों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर तो बीजेपी ही है जो मजबूत है। एक सारे विपक्ष एक तरफ और बीजेपी नहीं लगता कि पलड़ा उसका भारी है, तो कोई तो वजह होगी सर। सिर्फ कमल पर वोट तो नहीं पड़ रहा, काम पर वोट पड़ रहा है। नहीं, दो राय नहीं है भाई। जब सत्ता है तो सत्ता है तो काम पे भी वोट पड़ेगा, और लोगों की जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, सत्ता के अहंकार में जो है इस पर थोड़ा सा विपक्षों को मजबूत होकर सोचना चाहिए। होगी कि नहीं होगी? चलिए ठीक है, जपेन जी जल्दी से आप पूरा कीजिए, आप कुछ कह रहे थे सर। जी देखिए, हो सकता है कि राजनीति में बहुत से प्रत्याशी जो हैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में काम कर जाते हैं कई बार, लेकिन जनता इस चीज का एहसास बहुत जल्दी करा देती है। और सत्ता से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये बहुत अच्छी तरह से मालूम होता है कि हमारे प्रति जनता की आशाएं बहुत है, हमारी जिम्मेवारी भी बहुत है, और सत्ता में होने की वजह से हम लोगों को कुछ अच्छा काम करना है, कुछ बढ़ के काम करना है। और प्रत्येक पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसी उम्मीद से और उसी मंशा से काम भी करता है। हाँ, कहीं अगर मान लीजिए थोड़ी सी चूक हो जाती है तो उस चूक का सुधार किया जाता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के दम पर हमेशा ये प्रयास करती है कि हमारी नीतियां, हमारी विचारधारा राष्ट्र को समर्पित रहे, ना कि किसी व्यक्ति को समर्पित रहे। और राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में, उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड वासियों के हित में अगर कुछ बेहतर हो सकता है, और वो सरकार और हमारे कार्यकर्ता करने का प्रयास करते रहे हैं। और इस चुनाव में भी आपको नजर आएगा कि उसी तरह के लोग चुन के आएंगे और जनता का प्यार उन्हें उसी तरह से मिलेगा जैसे पूर्व में मिला। ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे, राजीव नयन बहुगुणा जी के पास में जाएंगे। और राजीव नयन जी, क्या लग रहा है कि इस बार फिर से जो बीजेपी और विपक्षों के बीच में जंग छिड़ गई है, आरक्षण के एंगल से आप क्या कुछ कहेंगे? क्या अपनी सुविधा के अनुसार ये कदम उठाया क्या? और देरी, एक तो पहले चुनाव में देरी कर दी बीजेपी ने, उसके बाद तारीखों के ऐलान में देरी कर दी। कांग्रेस तो आखिरी वक्त तक यही कह रही थी कि ये निकाय करा ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों किया बीजेपी ने? एक मौका कहते हैं ना, मौका देना। राजीव जी, चुनाव को एक दिन आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, तो आपको समय पे करवाना है, उसकी मियाद है। लेकिन निकायों के साथ दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है, इसलिए हर दल जिसके पास सत्ता होती है वो ये चाहता है कि मैं कुछ और आगे खिसकाऊं, इतने में अपने पक्ष में कुछ और मैनेज कर लूं। करते भी हैं, जनता को तुष्ट करने के थोड़ा क्षणिक चमत्कार दिखा के, जैसे जादूगर तमाशा दिखाता है कुछ देर का, बाद में चाहे टाटा पीस हो जाए, आतिशबाजी, तो ऐसा करते भी हैं। तो हो सकता है कि इसलिए देरी की हो, ये होता चला आया पहले से। और आरक्षण की जो बात है, ये भी मैं जब से मैंने होश संभाला तो तब तो आज़ादी को कुछ ही साल हुए थे, तो तभी से ये खेला चल रहा है कि किसी बड़े नेता के लिए कोई सुरक्षित सीट ढूंढी है तो उसको वहाँ रिजर्व कर दिया, कहीं कोई दूसरा विपक्ष का नेता उभर रहा है उसको आरक्षित करवा दिया, कहीं हटा दिया, कहीं लगा दिया। अपनी सुविधा अनुसार ये
चलता रहता है, होता आया है, अब बढ़ रहा है। ये दुर्भाग्य है कि प्रवृत्ति अब बढ़ रही है और निकायों जैसे छोटे चुनाव क्षेत्रों में, वार्डों में या नगरों में ये करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे आरक्षण की का जो मूल उद्देश्य है, आरक्षण की जो मूल मंशा है, वो तो तुरहित हो जाती है और समाप्त हो जाती है। एक फॉर्मेलिटी के लिए आपने कहीं से कहीं वो घोषित कर दिया, किसी सीट को आरक्षित कर दिया, किसी को आरक्षित कर दिया। ये अच्छी परंपरा नहीं है और अंततः इसका खमियाजा हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अब देखना है कि आखिर निकाय चुनावों में जनता किसका साथ देती है और किसके समर्थन में नजर आती है। फिलहाल हमने देखा कि विपक्षी एक तरफ है जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने सब कुछ अपने मन मुताबिक और अपनी सुविधा के अनुसार किया है, लेकिन अब फैसला जनता के हाथों में है। शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो निकाय चुनाव में अब आर पार की स्थिति नजर आ रही है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब जनता के हाथों में फैसले की घड़ी है। देखना होगा जनता निकाय में किसे जीत दिलाती है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।